हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया था। हमने 4 तरह के कॉनिक सेक्शन के बारे में डिस्कस किया। उसमें पहला था सर्कल, दूसरा था एलिप्स, तीसरा था पैराबोला और चौथा था हाइपरबोला। ठीक है, चलिए एक बार उसे रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। कोन क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके थे। एक वर्टिकल लाइन जिसे हम एक्सिस बोलते हैं, दूसरा एक लाइन जो इसको इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पर, इसको हम जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन एल के अबाउट रोटेट करता है, तब ये टू नैप डबल नैप कोन जनरेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से कोन जनरेट होता है। अब अगर हम एक प्लेन लेकर के अलग अलग एंगल पर हम किसी एक नैप को कट करते हैं तो हमको अलग अलग सेक्शन मिलते हैं, उन्हीं को कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जनरेटर और एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और प्लेन जो कट करता है एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बीटा बोलते हैं। सो बीटा के अलग अलग रेंज के लिए हमको अलग अलग कॉनिक सेक्शन मिलते हैं। ठीक है, जब बीटा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री कहने का मतलब है कि प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, तब ऐसे में ये एक सर्कल को जनरेट करेगा। जो इनका इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, जो अपर नेप होगा ये वाला कोण, और ये हमारा प्लेन, इनका जो इंटरसेक्शन आएगा ये एक सर्कल होगा। दूसरा में हमने ये डिस्कस किया था कि बीटा अगर अल्फा से बड़ा हो बट एक एक्यूट एंगल ही हो, 90 डिग्री से छोटा, यानी कि हम उसको स्लाइटली टिल्ट कर दें, हॉरिजॉन्टल ना होकर के स्लाइटली टिल्ट होगा, उस केस में ये सर्कल ना बना करके इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो एक एलिप्स आएगा, एक अंडाकार शेप। तीसरा केस था जब बीटा और अल्फा दोनों बराबर होंगे। बीटा अल्फा बराबर कब होगा? अल्फा क्या होता है? ये एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल होता है। तो अल्फा के इक्वल एक दूसरा एंगल कब हो सकता है? जब ये प्लेन ऐसा हम इसको कट करें कि इस लाइन के पैरेलल हो प्लेन। ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है जनरेटर, इसके पैरेलल हो, तब ये जो लाइन होगा एक्सिस, ये एक तरह का इन दोनों लाइन को कट करने वाला ऑब्लिक लाइन होगा। उस केस में अल्फा और बीटा दोनों सेम होंगे। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन आएगा दोनों का वो एक पैराबोला होगा, इस तरह का शेप। ठीक है, और पैराबोला का एक साइड ओपन होता है, ये इनफाइनाइट लेंथ का होता है, ये ऐसे बढ़ते चला जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये इसके पैरेलल होता है, और पैरेलल होने की वजह से ये आगे कहीं पर भी इस लाइन को क्रॉस करके इधर नहीं आता है, ये हमेशा पैरेलली इसके चलता है। इसीलिए ये वाला जो इंटरसेक्शन पार्ट बनता है ये भी इनफाइनाइट लेंथ का होता है, वो बस बढ़ते चला जाता है। चौथा केस हमने डिस्कस किया था जब बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन अल्फा हो। ठीक है, बीटा जो एंगल है वो बहुत कम हो जाए, बट जीरो वाला केस हमने डिस्कस नहीं किया था। मैंने लास्ट क्लास में ये कहा था कि जीरो नहीं होगा, जीरो तब होगा जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, सॉरी वर्टिकल हो जाएगा, प्लेन पूरा वर्टिकल हो जाएगा तो एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, एक तरह से पैरेलल हो जाएगा तो एंगल 0 हो जाएगा। उस केस में हाइपरबोला होता है। जीरो वाला केस हमने डिस्कस नहीं किया था, जब नन जीरो होता है और अल्फा से कम होता है तब हमने ये डिस्कस किया था कि ये हाइपरबोला होता है। जीरो वाला केस भी हाइपरबोला का ही है, वो स्पेशल केस है। उस केस में हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। जो हाइपरबोला बनता है जब हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, ये पैराबोला है, ये ऐसे आगे जाता है। हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला में दो पैराबोला ऐसे दिखेंगे आपको, ये ऐसे जाएगा, बीच में हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है जो हमारा हाइपरबोला होगा ना वो कुछ रेक्टेंगल टाइप का दिखता है, एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं होता है,
बट उसका शेप ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर होता है ऐसे, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये तब होता है जब बीटा 0 डिग्री हो। तो ये लास्ट क्लास का चीज़ था। अब हम आगे बढ़ते हैं, डीजनरेटेड कॉनिक सेक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे। व्हेन द प्लेन कट एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन वी हैव द फॉलोइंग डिफरेंट केसेस। वर्टेक्स क्या है हमारा? वर्टेक्स ये वाला पॉइंट है, ठीक है, डबल नेक कोन। तो ऊपर वाला एक कोन है और नीचे वाला एक कोन है, दोनों जहाँ पर मिलते हैं, या फिर ये कहे कि एक्सिस और ये जनरेटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को हम वर्टेक्स बोलते हैं। सो इसमें पहला केस है व्हेन अल्फा लेस देन बीटा लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा जो है सो है, बीटा हमारा अल्फा से बड़ा होना चाहिए और वो 90 डिग्री से छोटा या उसके इक्वल हो सकता है। तो उस केस में ये एक पॉइंट बनेगा। एक बार इसको समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है हमारा। हमने ये डिस्कस किया था कि जब ये ऐसे कट करेगा वर्टेक्स को छोड़कर बाकी जगह पर हॉरिजॉन्टली इसको कट करेगा, तो वहाँ पर आपको एक सर्कल मिलता है। इसका जो इंटरसेक्शन आता है ये वाला आएगा, एक सर्कल आता है। लेकिन जब ये वर्टेक्स पे ही कट करेगा तब आपको एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, इस जगह पर क्या है, पॉइंट मिलेगा। तो जब 90 डिग्री होगा बीटा तब भी, और अगर 90 डिग्री से थोड़ा कम भी होगा तब भी, बट अल्फा से बड़ा होना चाहिए। यानी अगर हम इसको स्लाइटली टिल्ट कर दें, प्लेन को ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, बट अल्फा से बड़ा होना चाहिए, तब भी इस पॉइंट से अगर होकर के कट करेगा इस वर्टेक्स से तो पॉइंट ही मिलेगा उसका इंटरसेक्शन। सेकेंड केस, बीटा इक्वल टू अल्फा। बीटा इक्वल टू अल्फा कब होता है? जब जनरेटर के पैरेलल होता है, ठीक है। बट यहाँ पर डीजनरेटेड वाला केस में जो हम ले रहे हैं वो वर्टेक्स से होकर कट करेगा। जितनी बार भी कट करेंगे हम प्लेन से, वर्टेक्स से होकर ही गुजरेगा। तो वर्टेक्स से होकर भी गुजरेगा और जनरेटर के पैरेलल भी होगा। तब कैसा दिखेगा प्लेन? ऐसा दिखेगा। प्लेन ऐसे होकर के जाएगा। ये हमारा जनरेटर है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर है। सो इस केस में जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब वो बस कोन के सरफेस को छू करके निकलेगा। तो ऐसे सोचिए कि अगर ये कोन है और एक प्लेन से आप इसको बस टच कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, टच कर रहे हैं उससे, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो उस तरीके से है, ये प्लेन ऊपर वाले कोन को ऐसे टच करेगा तो ये वाला स्ट्रेट लाइन आएगा। इधर इस पॉइंट से ये जो वर्टेक्स है उससे क्रॉस होकर के फिर इधर टच करेगा तो ये वाला स्ट्रेट लाइन, कुल मिलाकर के पूरा एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा। और ये डीजनरेटेड केस है, तो ये पैराबोला का ही डीजनरेटेड केस है, ठीक है, डीजनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। ये मिलता है हमें एक स्ट्रेट लाइन। अगर हम प्लेन को स्लाइड करें, प्लेन को अगर हम स्लाइड करें ऐसे ऊपर करते जाए तब भी अल्फा और बीटा बराबर होगा। और याद कीजिए पिछला जो हमने पढ़ा था, जब अल्फा बीटा बराबर हो और वर्टेक्स पे ना कट करके दूसरी जगह पर कट करे तब क्या होता है, तब वो पैराबोला जनरेट करता है, ठीक है, पैराबोला जनरेट करता है ऐसे, जहाँ पर भी वो कट करेगा। लेकिन यहाँ पर वो स्लाइड करते करते हम वर्टेक्स तक ले आ रहे हैं उसको, तो पैराबोला धीरे धीरे एक स्ट्रेट लाइन का रूप ले लेता है। इसीलिए इसको बोलते हैं डीजनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। उसके बाद वाला केस है जब बीटा अल्फा से भी छोटा हो और 0 से बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है। सो इसमें हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है और ये डीजनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला है। सो अगर बीटा 0 होगा बट अल्फा से कम होगा तब वो
ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। एक स्ट्रेट लाइन जो ये रेड लाइन वाला आप देख रहे हैं ये होगा, दूसरा इसका एक्सिस से ही होकर के जाएगा। ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जब बीटा 0 से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो बट अल्फा से छोटा हो, तब भी हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। सो ये डीजनरेटेड केस थे। अब हम फाइनली डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट को। सर्कल को पहले पढ़ेंगे, देन हम इलिप्स को डिस्कस करेंगे, देन पैराबोला को, फिर हाइपरबोला और उसका जो स्पेशल केस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये उसके इक्वेशन को भी हम जानेंगे कैसे लिखते हैं, डिटेल में उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले सर्कल। सर्कल क्या है? A circle is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point in the plane। ये इसका डेफिनेशन है। सर्कल क्या होता है? सर्कल आप जानते हैं उसका शेप ऐसा होता है, बीच में एक सेंटर है। तो इसका जो बाउंड्री है जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, इस बाउंड्री में कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनेटली मेनी पॉइंट होंगे। इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट, इन सारे पॉइंट का कलेक्शन। और ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से। यहाँ पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट है यही हमारा सेंटर कहलाता है। और इस बाउंड्री पर या इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट है उसका इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उसी को हम रेडियस बोलते हैं। ये हमारा सेंटर, ये रेडियस। तो ये सर्कल क्या है एक्चुअली में? कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये इसका डेफिनेशन है। इसके इक्वेशन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे समझिए, एक फिक्स पॉइंट है और एक वेरिएबल पॉइंट है। ये एक फिक्स पॉइंट है, दूसरा एक वेरिएबल पॉइंट है। ये वेरी कर सकता है, ये अपनी जगह पर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ओ इसका कोऑर्डिनेट h, k, और ये वेरिएबल पॉइंट है p, इसका कोऑर्डिनेट हम वेरिएबल के रूप में ही लेंगे x, y। अब ये वेरी करेगा और ये जो डिस्टेंस होगा इसके बीच का, इसको हम r से डिनोट कर रहे हैं। p ऐसे वेरी करेगा कि r चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। तो अब बताइए p किधर किधर जा सकता है? p इधर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर इधर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, r बढ़ेगा। अगर p इधर आएगा तो डिस्टेंस p और o का घटेगा। r यानी कि फिर से वेरी कर रहा है, जबकि r हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है p के पास कि वो o के चारों ओर चक्कर लगाए, r को मेंटेन करते हुए चारों ओर। इधर भी r रहेगा, इधर भी r चेंज नहीं होगा, r का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होगा। तो ऐसे में p का जो लोकस होगा वही हमारा क्या होगा? सर्कल होगा। p का जो लोकस आएगा जब हम उसको लिखेंगे तो सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सर्कल का कह सकते हैं कि एक दूसरा डेफिनेशन मिलता है। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट दैट वेरी इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा? उसका सेंटर होगा। तो चलिए इसका इक्वेशन लिखते हैं। लेट ओ एच के बी ए फिक्स्ड पॉइंट and p x, y be a variable point which is at a fixed distance r from the fixed point O। तो जो शेप आएगा एक सर्कल आएगा, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है O, जिसका कोऑर्डिनेट h, k, ये हमारा एक वेरिएबल पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट x, y, दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो फिक्स है। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे।
जो डिस्टेंस है OP इक्वल टू R। यहाँ पर मोड क्यों लगाए हैं, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, y माइनस एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है और ये इक्वल है R के। सो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। यही सर्कल का इक्वेशन होगा। यहाँ पर R सेंटर होगा, R रेडियस होगा, h, k इसका सेंटर होगा। h, k इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड R इज द रेडियस। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 8 0 0 एंड रेडियस R। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पर है। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये स्पेशल केस है, कह लीजिए कि जो सर्कल है हमारा वो ओरिजिन पर सेंटर्ड है। ये हमारा ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट 0,0, रेडियस इसका R है। तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, R,0 माइनस R,0 होगा। ये हो जाएगा 0,R, ये होगा 0, माइनस R, है ना, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट होता है, वो चारों तरफ सेम ही होता है। सो इसका इक्वेशन हमको लिखना है, क्या होगा पता है। अभी जो हमने इक्वेशन लिखा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, तो यहाँ पर h और k दोनों ही 0 0, h, k ये 0,0 है और R ही है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर -3,2 एंड रेडियस 4। इजी क्वेश्चन है ये भी। एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। रेडियस 4 है तो ये 4 का स्क्वायर होता है। सो एक्स माइनस, अब यहाँ पर माइनस पहले से होता है, एच का वैल्यू -3 है तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर और ये 16। सो ये इसका इक्वेशन आएगा। आप चाहे तो इसे ब्रेक करके फॉर्मूला में लिख करके इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x एच 2 के इस टाइप का समथिंग आता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा 1 होता है। सर्कल के इक्वेशन 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। अगर होता भी है तो दोनों में सेम चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये 2x स्क्वायर और ये 3y स्क्वायर होगा। ऐसा अगर है कहीं पर तो वो सर्कल का इक्वेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए, अभी जो चीज़ हमने जस्ट डिस्कस किया वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दोनों जगह पर 1 है। तो ये सर्कल का इक्वेशन है। अब 8x है, इसको एक्स स्क्वायर के साथ एडजस्ट करके हम समथिंग एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर और इधर आर के स्क्वायर के फॉर्म पर लिखेंगे और कंपेयर करके एच और के का वैल्यू निकाल लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा दिया गया इक्वेशन है।
एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू 4। सो ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाई स्क्वायर है प्लस 10y को हम लिखेंगे 2 इंटू वाई, बचेगा कितना 5। तो 5 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। नाउ 8 को हम राइट साइड ले आते हैं, ये प्लस 8 हो जाएगा। लेफ्ट साइड हमने 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर दोनों को ऐड किया, तो राइट साइड भी हम सेम काम करेंगे ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे। सो अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर, और राइट साइड ये क्या होगा 8 16 प्लस 25, x माइनस माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर। और ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है? 25 एंड 16 कितना हो जाएगा? 16 और 8 ये होता है 24, 24 25 49 हो रहा है, यानी कि 7 का स्क्वायर होगा। सो इसे हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सो यहाँ से हमें h कॉमा k क्या मिला? h का वैल्यू -4, k का वैल्यू -5। ये हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड r बराबर 7, ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज है 11.1, उसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा, आप खुद से ट्राई करेंगे, इजी क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इलिप्स पैराबोला। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।